नमस्कार किसान भाइयों। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संजय जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है दीप्ति जी, और उम्मीद है आप भी अच्छी तरह से होंगे और हमारे किसान भाई भी बहुत अच्छी तरह से होंगे। बिल्कुल, किसान भाई अच्छे से हैं ही। और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम क्यों न कृषि समाचार, मंडी भाव और मौसम समाचार की जानकारी दें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए और यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो किसान भाइयों सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो और देते हैं जानकारी कृषि समाचार की, मौसम विभाग की और इसके साथ साथ मंडियों में अनाजों का क्या है भाव। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दुग्ध उत्पादकों को अब मिल पाएगा कोऑपरेटिव द्वारा उचित मूल्य। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अनुदानित दर पर कराई जा रही है डीप बोरिंग। मिनी पावर वीडर जुताई कार्य को करता है आसान। राज्य के दुग्ध उत्पादक कृषकों को उचित लाभ दिलाने के लिए डेयरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाजार व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत डेयरी कोऑपरेटिव द्वारा निर्धारित मूल्य दुग्ध उत्पादकों को प्राप्त हो सकेगा। किसी भी उत्पादन का सही और 100% मूल्य उत्पादक को मिलना ही चाहिए। उत्पादक को सही मूल्य प्राप्त होने से ही व्यवसाय में बढ़ोतरी संभव है और उत्पादक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर भी ध्यान देता है। इन्हीं बातों के मद्देनजर राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव की स्थापना की गई और उसके द्वारा दूध की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया गया, जिससे दुग्ध उत्पादकों को पूरा लाभ मिल सके। राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में अनुदानित दर पर डीप बोरिंग कराई जाती है। कृषक इस योजना का लाभ लेकर सिंचाई की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कम से कम 1 एकड़ भूभाग में सिंचाई सुविधा प्राप्त करने वाले किसान इस डीप बोरिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में कुल अनुदान की राशि योजना की कुल लागत का 50% या 1,50,000 रुपए अनुमान्य होगा। प्रत्येक जिले में डीप बोरिंग कराने का कुल लक्ष्य निर्धारित है, इसलिए पहले आवेदन देने वाले योग्य किसानों का चयन कर योजना का लाभ दिया जाएगा। पपीते की अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त करने के लिए कृषक पूसा ड्वार्फ, कुर्ग हनी ड्यू और पूसा रेड नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। इन किस्मों की वैज्ञानिक विधि से बोआई एवं कृषि कार्यों को करके कृषक पपीते की अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान यदि पपीते की फसल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पपीते की पूसा ड्वार्फ, कुर्ग हनी ड्यू एवं पूसा रेड किस्में अधिक उपयुक्त होंगी, क्योंकि ये किस्में अच्छी उपज तो देती ही हैं, साथ ही ये रोगरोधी किस्में भी हैं। इन किस्मों में उपयुक्त रूप से खाद एवं सिंचाई आदि के प्रयोग से प्रति पौधे से वर्ष में 30 से 150 फल तक प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी समय चल रहा है गर्मी का। ऐसे में हम सभी को गर्मी के अनुरूप अपने रहन सहन में, खान पान में बदलाव की आवश्यकता होती है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि सूकर के छौनों के खान पान और रहन सहन में क्या बदलाव लाएं कि गर्मी में वे स्वस्थ रह सकें। जिस प्रकार हम मनुष्य अपने बच्चों का मौसम के अनुरूप देखभाल करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े, ठीक उसी प्रकार सूकर के छौनों की गर्मी में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे इन छौनों को धूप में नहीं निकलने देना चाहिए। इनके आवास की साफ सफाई विशेष तौर पर करनी चाहिए। खाना और पानी ताजा तथा स्वच्छ हो और दिन में 2 से 3 बार इन छौनों को नहलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार सूकर पालक इन छौनों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। छोटे जगहों या छोटे बागानों, खेतों में जुताई कार्य को आसानी से करता है मिनी पावर वीडर। इस उपकरण का उपयोग करके समय और श्रम की बचत करते हुए खेती की जुताई आसानी से की जा सकती है। इस उपकरण का नाम है मिनी पावर वीडर। इसे मिनी ट्रैक्टर भी कहते हैं। ये मोटर द्वारा चलने वाला उपकरण होता है। इसमें 2 चक्के और एक हैंडल लगा होता है तथा यह उपकरण ट्रॉली नुमा दिखाई पड़ता है।
मिनी पावर वीडर का उपयोग किसान अपने छोटे खेतों एवं बागानों की जुताई के लिए करके अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत किसान से जो आधुनिक खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं। आज ये अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित एक छोटे से गांव चंदलासो में रहते हैं ये शख्स। इनका नाम है अभय कुमार सिंह और पेशा है खेतीबाड़ी। आज ये अपने क्षेत्र के सफलतम किसानों में गिने जाते हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये खेतीबाड़ी के साथ साथ अपना एक डेयरी फार्म भी चलाते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त और अच्छी कमाई हो जाती है। आज इनका पूरा परिवार कृषि पर ही निर्भर है और खुश है। मैं अभी ये 10 संकर नस्ल का गाय पाल रहा हूँ और ये बहुत दिन से मैं करते आ रहा हूँ। ये डेयरी फार्म चला रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ लगभग 80 से 90 लीटर दूध प्रत्येक दिन उत्पादन यहाँ हो रहा है और इससे बहुत ही हमको मतलब आमदनी आ जाता है डेली। मतलब ये ऐसा मतलब कृषि का ये ऐसा चीज़ है जिसमें कि डेली मतलब कैश क्रॉप होता है। इधर दूध जाता है, उधर पैसा तुरंत मिलता है। इसीलिए हम किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये खेती के साथ साथ ज़रूर पशुपालन करें। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। इन दिनों खाद्यान्नों के मूल्य राज्य की मंडियों में पिछले सप्ताह की अपेक्षा आंशिक रूप से तेज रही। मूल्यविद मानते हैं कि आने वाले कुछ समय तक तेजी का रुख रहेगा। उधर सब्जी के मूल्यों में थोड़ी नरमी देखने को मिली। वहीं आज कुछ खाद्यान्नों के मूल्य पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6300 रुपए। चीनी न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 3850 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10200 रुपए से लेकर अधिकतम 10400 रुपए। वहीं प्याज के मूल्य न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए रहे। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे किसान भाइयों को मंडी भाव, कृषि समाचार और नई नई तकनीकों के बारे में। तो आज क्या क्या और खास है हमारे कार्यक्रम में? बिल्कुल संजय जी, जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है और इससे बदलते मौसम में हम अपना बचाव करने के लिए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अधिक मात्रा में पानी पीकर निकलते हैं, जिससे लू से हमारा बचाव हो जाता है।
जी दीप्ति जी, और इसके साथ लू से तो बचाव होता ही है, साथ में पानी हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक से बनाए रखता है और हमारे किसान भाई को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें। बिल्कुल। और जब हमारे पशु जो हैं, जैसे कि हम दुधारू पशुओं का पालन अपने खेतों में करते हैं, हमारे किसान भाई बंधु भी करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां उनमें हो जाती हैं। इन पशुओं की बीमारियों को दूर करने के लिए अधिकतर हम नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाते हैं, तो बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं। जी, लेकिन दीप्ति जी, आज जो नए नए वैज्ञानिक खोजों से पता चल रहा है कि जिस तरह हमारे रासायनिक दवाएं हैं वो थोड़ा बहुत कुप्रभाव करता है, इसलिए हमारे जो पशुपालन से संबंधित पशु चिकित्सक है वो नई नई हर्बल दवाओं का भी विकास आजकल कर रहे हैं, जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बिल्कुल संजय जी, मैं यही जानकारी देने के लिए बता रही थी कि हर्बल दवाओं का प्रयोग तो हम अपने जीवन में भी करते हैं, तो क्यों ना हर्बल दवाओं का प्रयोग अगर हम हमारे दुधारू मवेशियों में करें तो उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ होगा और कम समय में वो जल्दी अच्छी तरह से बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी दीप्ति जी, तो यह जानकारी हमारे किसान भाइयों को जो कि बहुत ज़्यादा पशुपालक हैं और पशुओं का पालन कर उन्हें जरूर बताया जाए। तो किसान भाइयों, सीधे लिए चलते हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सहाय जी के पास, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हर्बल दवाओं का प्रयोग आप करके अपने पशुओं की बीमारियों से उन्हें जल्द निजात दिला सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर स्वाति सहाय। ये हमें जानकारी देंगी औषधीय दवाओं का पशु स्वास्थ्य में क्या उपयोग है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि औषधि जो दवा से हमारे पशु को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। देखा गया है कि पशु तो बीमार पड़ते ही हैं, कई तरह की मौसमी बीमारियां होती हैं, कुछ उनके उत्पादन से जुड़े हुए कुछ तत्व होते हैं जिसकी वजह से पशु बीमार पड़ते हैं। तो पशु जब बीमार पड़ते हैं तो फिर आप इलाज के लिए आप चिकित्सक के पास जाते हैं, कई दवाएं आपको दी जाती हैं, पशु ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट दौर है जिसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार की हर्बल दवाएँ आजकल उपलब्ध हैं और देखा गया है कि औषधीय पौधे जो हैं वो नई दवाओं में से काफ़ी प्रचलन में है। इसका देखा गया है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट जो शरीर पर दुष्प्रभाव जिसको कहते हैं, एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव डालती हैं। शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होते हैं जैसे कि लिवर है, किडनी है। साथ ही आप देखते हैं कि कई बार हमारे किसान भाइयों के पास वो एलोपैथिक दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। दूर दराज के जगह हैं जहाँ पर गाँव हैं, दवा उपलब्ध भी नहीं रहती है। कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कई बार अचानक जानवर बीमार पड़ता है और आपके पास कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है। तो इन सारे परिस्थितियों में औषधीय पौधे जो हैं वो आपके आसपास, आपके घर में, खेत में रहते हैं और उसको अगर आपको थोड़ी सी जानकारी रहे तो आप उन सब से औषधीय दवाओं से आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि औषधीय पौधों से इलाज कर सकते हैं, तो ये औषधि जो है हमारे किसान भाई कहाँ से ये प्राप्त करें, या ऐसा भी हो सकता है कि ये औषधि पौधे हमारे किसान भाई अपने आसपास लगाएं, अपने खेतों में लगाएं और तब उसका इलाज करें? देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं, जो कि औषधीय पौधों का ही एक साइंस है, वो उसकी परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी सालों से चली आ रही है। पहले भी हम औषधीय पौधों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने इलाज के लिए, अपने घरों में लोगों के इलाज के लिए। वही उसी दवाएं हैं, दवाएं वही हैं, आयुर्वेद की ही हैं। उनको जो है हम आप देखेंगे कि आपके घर आसपास में पपीता का पेड़ है, बेल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, ये आप काफ़ी संख्या में लगाते हैं। कुछ पौधों से आप लकड़ी ले रहे हैं, कुछ पौधों से आप जलावन का सामान ले रहे हैं। तो ये सारे पौधे आपके आसपास उपलब्ध हैं। आपको सिर्फ जानकारी लेनी है कि उसमें कौन सा गुण है और वो किन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे झारखंड में आप देखेंगे कि सभी तरह के औषधीय पौधों की बहुतायत है। नीम है, बबूल है, कई तरह के अभी औषधीय पौधे हम लोग बता रहे हैं, जैसे मूसली है, सदाबहार है, किरेता है। ये सब सारे पौधे हैं, उनको खाली थोड़ी जानकारी आपको रखनी है कि आप अपने आसपास वो पौधे जो हैं उनसे आप दवा बना सकें। अभी आपने बताया कि नीम है, चिरैता है, तो हमारे किसान भाई जो औषधि लगाएं, कौन कौन सा औषधि कौन कौन से रोगों में प्रयोग करें और किस तरीके से प्रयोग करें, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। किसान भाई जानते हैं कि ये दस्त रोग जो होता है, जिसको डायरिया आप कहते हैं आम भाषा में, ये कई कारणों से जानवरों में होता है। आप देखेंगे छोटे जानवरों में, खासकर बछड़ों में, बकरियों में, इवन सूकरों में भी आप देखते हैं कि दस्त एक बहुत ही आम बीमारी है। कई कारणों से होती है। कई बार संक्रामक बीमारियां हैं, उनमें भी दस्त होता है, जैसे आपका PPR है, उसमें भी दस्त होता है। कई बार पशु ज़्यादा खा लेता है, अनपच हो जाता है, उसमें भी दस्त होता है। तो दस्त रोग में 2-4 औषधियाँ हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्त रोग में एक है
आपका शीशम। शीशम का पेड़ जो है हमारे यहाँ बहुतायत में है। शीशम की पत्तियाँ जो होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे औषधीय गुण होते हैं जो दस्त को रोकते हैं। शीशम की पत्ती को किसान भाई जो हैं वो धूप में नहीं, छाँव में सुखा लें और उसके बाद सुखा के उसको चूर्ण बना लें और उसको डब्बे में रख लें। और ये पत्तियां जो हैं करीब 1 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से आप अपने छोटे जानवरों को दे सकते हैं 3 से 5 दिन। और ये पाउडर जैसा हो, चूर्ण जैसा हो जाएगा। इसको खिलाने के लिए आप गुड़ के साथ या फिर दाना या चोकर के साथ आप इसको दें। ये सभी प्रकार के दस्त में बहुत ही लाभकारी है और 3 से 5 दिन के अंदर दस्त बिल्कुल ही रुक जाएगा। एक और पेड़ है आपका बेल। बेल जो है इसमें भी बहुत अच्छे औषधीय गुण है। दस्त रोग में ये काफ़ी लाभकारी होता है। बेल का भी जो अधपका फल होता है जिसको आप अगर तोड़ें, जिसमें जो हम शरबत बनाते हैं तो वो बिल्कुल पका होता है। उससे थोड़ा पहले आप जो है बिल्कुल कच्चा भी नहीं, बिल्कुल पका भी नहीं, बीच का जो बेल होता है उसको आप तोड़कर अंदर में जो उसका गूदा होता है उसको आप छाँव में सुखा लें और उसको आप पाउडर बना के रख लें। और ये करीब 2.5 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से आप माड़ में या फिर छाछ के साथ अपने जानवरों को दें। सभी छोटे जानवरों में भी ये करीब बहुत ही लाभकारी है और दस्त में ये बहुत ही काम करता है। इसके अलावा और कौन से पौधे हैं और कौन कौन से रोगों में वो काम करते हैं? जैसे कि अक्सर देखा गया है गायों में खुरहा चपका रोग वगैरह हो जाता है, तो उस दौरान हमारे किसान भाई क्या करें, कौन कौन से औषधियों का प्रयोग करें और कौन कौन से पौधे हैं जिनको कौन कौन से रोगों में प्रयोग किया जाता है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दें। खुरहा चपका जो आप कह रहे हैं बहुत ही आम बीमारी है। जानवरों में जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो नुकसान ये है कि मुंह में छालों की वजह से जानवर खा नहीं पाता है। तो नीम की पत्ती बहुत ही अच्छी औषधि है। इस नीम की पत्ती का आप पेस्ट बना लें और उसको जो है लुगदी जैसा आप किसी भी तेल के साथ, खाने का तेल हो या फिर नारियल का तेल हो, उसके साथ मिला के आप मुंह में छालों पर लगाएं। ये भी बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। इसके अलावा हम शोध के द्वारा यह देखा गया है कि हल्दी बहुत अच्छी उसमें कीटाणुनाशक गुण होते हैं। और हल्दी जो है अगर आपको ताज़ी आपके खेतों में अगर हल्दी लगी हुई है तो आप हल्दी को पीस लें और उसको जो है तेल के साथ, नारियल तेल के साथ मिला के आप मुँह में छाले में लगाएँ और बहुत जल्दी आपको इस मुँह के फफोले जो हो जाते हैं वो उसमें काम करते हैं। अब इसके अलावा आप नीम की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि पशु को गर्मी के दिन में बुखार होने लगता है, तो बुखार के दौरान कौन से औषधि का प्रयोग हमारे किसान भाई करें? बुखार में जो है किरैता बहुत काम करता है। किरैता या चिरैता के नाम से आता है। इसकी भी जो है मात्रा आप ये सब आपको आराम से मतलब दुकानों में भी उपलब्ध है। और किरैता जो है उसे भी करीब आप 50 ग्राम जो है पाउडर बना के आप पानी के साथ पिला सकते हैं और इससे भी बुखार कम हो सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि सूकरों में या फिर जानवरों में खुजली की बीमारी होती है, खौरा जिसको कहते हैं। काफ़ी शरीर के बाल झड़ जाते हैं, चमड़ा भी फट जाता है। सूकरों में किसान भाई काफ़ी ये देखते हैं कि इसमें काफ़ी जानवर परेशान रहता है। उसमें हम बताते हैं कि नीम का तेल ले लें। नीम का तेल आता है। इसके अलावा करंज जो काफ़ी उपलब्ध है झारखंड में। नीम और करंज का तेल करीब 50 ml की मात्रा ले लें और उसमें 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक मिला के आप जो है हर ऑल्टरनेट डे, एक दिन बीच करके आप किसान भाई अपने जानवर जिसको खौरा की बीमारी हो गई है वो उसके त्वचा पे लगाएं। तो कम से कम 3 से 4 बार एक दिन बीच करके लगाने पर 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर बीमारी में काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे आसपास जो औषधि वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, उससे हम अपने पशुओं को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो दीप्ति जी, लगता है कि आज का कार्यक्रम पशुओं से ही संबंधित है, हम लोग का पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल संजय जी, और हमारे किसान भाई बहन बहुत उत्सुक होंगे कि अगली जो जानकारी हम दे रहे हैं वो कौन सी जानकारी है। जी, मैं भी उत्सुक हूँ
प्लीज़ जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो थोड़ा धैर्य रखिए। और संजय जी, आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब हमारे घर में होते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जब मवेशियों के भी छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम छावने कहते हैं, तो उनको भी अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती और है। खासकर तब जब गर्मी का मौसम है और गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उन बच्चों का बहुत अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है ताकि बाद में वो भी अच्छे से हम लोग के बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल, तो जैसे से हम जानकारी दे रहे हैं कि शुगर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके अलावा जब हम दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, बकरी है, भेड़ है, गाय है, तो उनके जो छावने होते हैं तो उन्हें किस तरह से गर्मी के मौसम में उनके आवास प्रबंधन से लेकर आहार प्रबंधन क्या किया जाए, किस तरह से रख रखाव किया जाए कि हमारे किसान भाई बंधुओं को बहुत सारा लाभ मिल सके। जी दीप्ति जी, और इससे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे। तो देर किस बात की, सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी के पास, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि गर्मी के मौसम में किस तरह से अपने छावनों की रख रखाव आप करेंगे, आहार प्रबंधन क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ आवास प्रणाली किस तरह से आप व्यवस्थित करें। आइए लेते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, जहां के वैज्ञानिक हैं रविंद्र कुमार, कनीय वैज्ञानिक, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि बताएंगे कि छावनों में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से उसकी उचित देखभाल की जाए होने वाली बीमारी की। तो इसी विषय की जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमको ये बताएं कि गर्मी के मौसम में जो छावने होते हैं, जो होती बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, तो उसका वैज्ञानिक रख रखाव हमारे किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में सूकर पालन का काफ़ी महत्व है। काफ़ी लोग सूकर पालन कर रहे हैं किसान भाई, और काफ़ी आमदनी कमा रहे हैं। और ये भी जानते हैं कि सूकर पालन में जो मुख्य आमदनी का जो स्रोत है वो छावनों से है, क्योंकि ये सूकर का जो है सबसे बड़ा गुण है कि साल में 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 8 से 12 बच्चे देती है। चूँकि सूकर जो ज़्यादा बच्चे देती है, इसलिए जो है कि अगर उसका आप सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें मृत्यु की संभावना भी अधिक होती है। अगर वो जानवर अधिक मरने लगेगा अगर आप देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे। खास करके गर्मी का मौसम की बात करें, जो अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, उस समय खास करके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है छोटे छावनों शावकों की, जिसको बात करते हैं, कि अगर उसमें सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो मृत्यु दर अधिक हो जाती है। तो इसके लिए खास करके जो गर्मी का मौसम है उसमें जो है कि छोटे छावने, चूँकि जो है ये काफ़ी नाजुक स्थिति होती है, खास करके 1 सप्ताह 2 सप्ताह के जो बच्चे होते हैं उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक होती है और उसमें लू लगने की संभावना भी अधिक होती है गर्मियों के मौसम में। इसलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से उसका बचाव करें। तो सबसे पहले मैं वैज्ञानिक रख रखाव के बारे में हम बीच में रुक के पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप जो बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक रख रखाव, तो हमारे किसान भाई घरेलू तरीके से भी छावनों की देखभाल करते हैं, छावनों की, तो वो उसमें और वैज्ञानिक रख रखाव में क्या अंतर होता है? नहीं, वैज्ञानिक रखरखाव कहने का मतलब है आप घरेलू ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है कि इसमें उचित वातावरण देना ज़रूरी होता है। ये आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करके उसको वातावरण उपलब्ध कराएं। आप जैसे घर में आप खुद रहते हैं, आप किस तरह अपने आप को गर्मी से आप सुरक्षित रखते हैं अपने आप को गांव में, घर में, उसी तरह से अब जो छावने हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको जैसे कि उनको ग्रेजिंग के लिए दोपहर में बाहर नहीं छोड़ेंगे। आपका जो कमरे की बनावट है उसमें आप धूप का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो, कमरा ज़्यादा अधिक गर्म नहीं हो, और ख़ास करके पीने के लिए स्वच्छ पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ में आप जो है उसको डेली सुबह शाम, जब तापमान जब काफ़ी अधिक हो जाता है तो उसको आपको नहलाने की व्यवस्था करनी होगी कि उसके शरीर को किसी तरह से वाश करें। तो ये सब चीज़ है कि उचित वातावरण, ये ध्यान में रखना है कि जो वातावरण है वो सही सटीक वातावरण आप बच्चों को देंगे, सुकरों को देंगे, तो जो है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा चीज़ है कि छोटे जो छावने होते हैं उसमें इस समय गर्मी के मौसम में डायरिया का प्रकोप थोड़ा सा अधिक देखने को मिलता है, दस्त का, क्योंकि खास करके जो किसान भाई जो है कि होटल वेस्ट खिलाते हैं, हड़िया वेस्ट खिलाते हैं, तो उसमें चूँकि गर्मी के मौसम में ये वेस्टेज भी खराब जल्दी होता है, इन्फेक्शन। हाँ, तो उसमें अगर इस तरह के वेस्टेज जो ख़राब हो चुका है उसको हम लोग जानवरों को खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें जो है कि संक्रमण की जो होने की संभावना है वो अधिक हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि खाना भी जो दे रहे हैं फ्रेश हो,
पानी भी जो दे रहे हैं बिल्कुल ताज़ी पानी दो, ऐसा नहीं कि सुबह एक बार दे दिए फिर उसके बाद दिन भर पानी नहीं दिए, 2 बार 3 बार 4 बार उसको पानी को चेंज करके उसकी नाद की सफाई करके उसके खाने में और पानी की पीने वाले पानी की विशेष ध्यान दें। इस तरह से हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि पीने वाली पानी की बात कर रहे थे आप, तो पीने वाली पानी में क्या उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ता है, कुछ दवाई डालना पड़ता है, या यूँ सादा पानी जो हो स्वच्छ पानी हो वो डाल के दें? नहीं, पीने में कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। पीने का पानी जो होता है उसमें सफाई पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में। और यदि ये नाद बना हुआ है तो नाद को आप ब्लीचिंग पाउडर से डाल करके आपको गर्मी के मौसम में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, सप्ताह में 2 बार कम से कम या 3 बार जो है ब्लीचिंग से साफ़ करके किसी तरह का काई जमा नहीं हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो वो समाप्त हो जाए। फ्लोर है उसमें खास करके जहाँ पर छोटे छौने रहते हैं उसमें नियमित रूप से फिनाइल से आप सफाई करें। किसी तरह का इन्फेक्शन यदि होता है तो उसमें जो है कि उससे वो साफ़ हो जाए, वो ठीक हो जाए। खास करके गर्मी में स्ट्रेस, जानवर जो है वो दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है उसकी मृत्यु होती है और संभावना जो है बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ये कोशिश करना चाहिए कि उसको उचित वातावरण यदि देंगे, साफ़ सफाई पर ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा चीज़ है कि जैसे कि बच्चे का रख रखाव जो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं कि किस तरह से रख रखाव करें, इसमें सबसे पहला है कि जब बच्चा जन्म होता है उस समय उसका वजन करना अधिक ज़रूरी होता है। कभी कभी जो है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके ऊपर एक झिल्ली नुमा परत रहता है चढ़ा हुआ मुंह पे, नाक पे, जिसके कारण कोई किसान भाई उसमें ध्यान नहीं देते हैं। रात में बच्चा जन्म हुआ तो उसमें साफ़ नहीं करने से वो जो है कि दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए साफ़ कपड़े से, मुलायम कपड़े से उसके नाक पर जो परत होती है, झिल्ली होती है, उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर दें क्योंकि सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। उसके बाद जो है बच्चे का हम लोग वज़न करते हैं। जब वज़न करते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चे का वज़न कितना है। बच्चे का जो स्वस्थ बच्चे है उसका जो वज़न 1 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न कम है, जैसे उसका वज़न 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम है, तो ये बच्चा को हम लोग कहेंगे ये कमज़ोर बच्चा है। उसको खास करके 1 से 2 सप्ताह तक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें दूध पिलाने में उसमें मदद करना होगा, पानी पिलाने में मदद करना होगा। उसके अलावा जो है कुछ एक्सटर्नल, अगर जो है कि जैसे अगर वो दूध नहीं पी रहा हो माँ का, तो उसको जो है ऊपर से भी कुछ आहार जो है उसको दें ताकि उसका शरीर का जो है वो वज़न उसका बढ़ जाए, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उससे वो कम्पीट कर सके और जो दूध पीने में वो खुद से जा करके उसमें मिल्क फीडिंग कर सके। तो ये सब चीज़ है कि बच्चे का उस तरह से करना है। अगर बच्चे का बंधियाकरण करना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसका 2 से 3 सप्ताह या 2 से 4 सप्ताह में ही बंधियाकरण करना होता है, तो 4 सप्ताह तक उसका बंधियाकरण कर दें। खास करके नर जैसे इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी नर और मादा का लगभग बराबर होता है। जैसे 8 बच्चे हुए तो 4 और 4 का संभावना होता है, तो उसमें जो नर है उसमें उतनी ज़्यादा नर की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस नर बच्चे का बंधियाकरण कम उम्र में ही कर दें और उसमें करने के बाद जो है उसको रखें। इससे मांस की जो गुणवत्ता होती है वो भी बढ़ जाती है और जो है बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें तेज़ी से उसका ग्रोथ भी होता है। जी हाँ, और मीट पर्पज़ के लिए काफ़ी इसका डिमांड है। तो इस तरह से विनिंग का समय भी बहुत प्रमुख होता है कि किस तरह से किस समय बच्चे को माँ से अलग करें। आप गांव में देखेंगे कि जो है कि लोग लिखते ही नहीं है कि किस दिन को जो है जन्म हुआ बच्चे का, और उसमें विनिंग का कोई महत्व नहीं होता है गांव में। इसीलिए जो है कि उसको नेक्स्ट जो बच्चा मिलना होता है वो काफ़ी देर से मिलता है। तो विनिंग का बहुत ही खास महत्व है कि जब बच्चे का जब बर्थ होता है उसके बाद जो है कि 6 सप्ताह या 8 सप्ताह में उसका जो है माँ से अलग कर दें, क्योंकि जब तक आप उसको अलग नहीं करेंगे वो मादा फिर से गर्म नहीं होगी और फिर पाल उसको खिलाना संभव नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को ये सोचना है कि कम से कम 2 फैरोइंग, 2 बार जो है बच्चा मिलना ज़रूरी है। 2 से अगर लेट हो रहा है, 1 बार मिल रहा है या 1 से 2 से कम मिल रहा है, तो इसमें आपका लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ जो है कि बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से जो है कि कम से कम समय में 6 से 8 सप्ताह में बच्चे को माँ से अलग करते हैं। और अलग करने के समय भी ध्यान देना है कि बच्चे को कमरे से अलग ना करके बच्चे को उसी कमरे में रहने दें और मादा को उस कमरे से निकाल करके दूसरे कमरे में डालना होगा, ताकि जो है कि बिनिंग शॉक जो होता है, कभी कभी बिनिंग शॉक होता है, अचानक बच्चे को अलग कर दिए मादा से भी और उस कमरे से भी, तो बच्चे को एक शॉक लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसको बिनिंग शॉक कहते हैं। ये बिनिंग शॉक से भी बचाने के लिए जो है कि मादा को अलग कर दें और बच्चे को 2-3 दिन उसी कमरे में रहने दें। फिर उसके बाद जो है सेम उम्र के बच्चे के साथ उसको मिक्स करें और उसको या तो सेल करें या फिर उसको रख सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से आप जो है कि देखभाल कर सकते हैं कि बच्चे को।
तो देखा आप किसान भाइयों किस प्रकार से छवनों की देखभाल वैज्ञानिक विधि से की जाए, इसी विषय पर जानकारी हमारे डॉक्टर साहब रविंद्र कुमार जी दे रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि इसकी जानकारी से हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब को की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। नमस्कार।